गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी इंग्लिश में अगर कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मैग्नेट का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो किसी वस्तु या धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम चुंबक कहते हैं, और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब देखिए, चुंबक कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है जिसको लोडस्टोन भी कहते हैं, यानी पत्थर का चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक, एक ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्थायी चुंबक। ये हमेशा निकल कोबाल्ट का बनाए जाते हैं। और एक होता है अस्थायी चुंबक, जो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व हम नष्ट कर सकते हैं। इनको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं, क्योंकि जब तक विद्युत प्रवाहित होती है ये चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, और जैसे ही विद्युत प्रवाह रुकता है ये इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम अस्थायी चुंबक, इसको कहते हैं स्थायी चुंबक, और इसको कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। अब देखिए, चुंबक में एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इनके बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और इनके बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। प्रभावकारी लंबाई आया समझ में? तो ये है चुंबक का चैप्टर, जिसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, कुछ प्रश्न भी लूंगा। तो देखिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहली विशेषता यह होती है कि ये रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरी विशेषता होती है इसकी कि ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। पांचवा होता है कि इन रेखाओं की सहायता से हम चुंबक का उदासीन बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। आया समझ में? ये हमेशा चुंबक के लंबवत होती है। एक विशेषता और होती है कि ये हमेशा चुंबक के लंबवत दिशा में चलती है। तो नोट कर लीजिए। देखिए, हम एक प्रश्न और लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम लिखिए। फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक था जिसने दाएं और बाएं हाथ के नियम प्रतिपादित किए। तो सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह नियम कहता है कि यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, ये देखिए इस तरह से, कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो जो तर्जनी है, तर्जनी का मतलब होता है ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। साथ में मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रभावित करती है, और जो अंगूठा है वो आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आया समझ? जैसे देखिए, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये मध्यमा है। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और तर्जनी जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। साथ में अंगूठा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसे कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन और भी बहुत सारे यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कहलाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं दाएं हाथ का नियम। अब देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, देखिए इस तरह से, दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, इस तरह से लिख सकते हैं कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत हो।
तो तर्जनी माने ये वाली रेखा अंगुली क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। मध्यमा मतलब ये वाली उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी और जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आया समझ में? तो इसे ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहते हैं। जैसे देखिए ये है, ये अंगूठा है, ये चालक की गति को बता रहा है, ये तर्जनी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है और मध्यमा जो है चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो देखिए ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था, इसके पहले मैंने आपको बाएं हाथ का नियम बताया, तो नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, विद्युत मोटर का निम्न बिंदु पर वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें निम्न बिंदु आरेख चित्र बनाइए, संरचना उसकी बताइए, सिद्धांत लिखिए और साथ में कार्य विधि। तो देखिए सबसे पहले चित्र में इस तरह का चित्र आएगा, इसमें ये दो ध्रुव है N और S, ये आर्मेचर कहलाता है, ये B1 और B2 दो बुश है, S1 और S2 स्प्लिट रिंग कहलाती है जिसको दिक् परिवर्तक वलय भी कहते हैं, और ये बैटरी है और ये कुंजी है यानी की है। तो संरचना में ABCD एक आर्मेचर है, ये नर्म लोहे का बनाया जाता है जिस पर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है जिससे कुंडली बनाई जाती है, उसको हम आर्मेचर कहते हैं, नर्म लोहे का होता है। N और S दो चुंबक है, B1 और B2 मैंने बताया आपको दो बुश है और S1 S2 स्प्लिट रिंग कहलाती है जिसको दिक् परिवर्तक वलय भी कहते हैं। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत होता है चल कुंडली धारामापी की ही भांति विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। आया समझ में? इसका जो सिद्धांत है चल कुंडली धारामापी के भांति विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब देखिए इसकी कार्य विधि में बताता हूं आपको। कार्य विधि क्या होती है कि जैसे ही हम इसको इसके B1 और B2 B1 को बैटरी से जोड़ते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा A से B, B से C, C से D की ओर बहने लगती है। आया समझ में? अब देखिए A से B और B से और C से D जाती जब धारा की दिशा विपरीत होती है। देखिए आप विद्युत मोटर की कार्यविधि बताता हूं मैं आपको। विद्युत मोटर की कार्यविधि में क्या होता है कि जैसे ही हम B1 और B2 बुश को दिष्ट धारा की बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी भी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर एक लारेंज बल कार्य करने लगता है और लारेंज बल की दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है। आया समझ में? यानी जब भी हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो लारेंज बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है। जैसे यहां पर जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की तो धारा की दिशा A से B की तरफ होगी और यहां C से D की तरफ होगी। आया समझ में? और BC भुजा पर और AD भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा की दिशा के समानांतर होता है, इसलिए यहाँ पर लारेंज बल का मान शून्य हो जाता है और इस कारण से AB और CD भुजा मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और ये कुंडली है जो घूमने लगती है। लेकिन कुछ देर के लिए B1 का संपर्क S1 से और B2 का संपर्क S2 से टूट जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण कुंडली जो होती है घूमती रहती है और उसी प्रकार से जैसे ये आधा चक्र पूरा होता है, आधा चक्र के पश्चात जो CD भुजा है और BA भुजा है अपना स्थान बदल लेती है। देखिए ये अपना स्थान बदल लेती है यहाँ पर। आया समझ में? लेकिन वही का वही कार्य होता है कि यहाँ पर भी धारा जो है D से C की तरफ बहती है, B से A की तरफ बह रही, दोनों का जो है दिशाएं विपरीत है। तो उसी कारण से क्या होता है कि देखिए यहाँ पर भी एक बल युग्म का निर्माण होता है। कब होता है?
जब ये जो भुजाएं हैं सीबी और डीए ये समान, इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो भी धारा की दिशा के समानांतर होता है। इस कारण से यहां पर भी एक बल युग्म का निर्माण होता है और जो होता है यहां पर भी फिर वही का वही कि B1 का संपर्क S1 से और B2 का संपर्क S2 से कुछ क्षण के लिए टूट जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण जो है कुंडली घूमती रहती है। इस प्रकार से तिष्ट मोटर कार्य करती है। आया समझ में? देखिए प्रश्न और लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसे कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि यदि किसी बंद कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली में धारा उत्पन्न होने की घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी किसी बंद कुंडली को, बंद कुंडली का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती हो। देखिए खुली कुंडली होती है, एक खुला परिपथ होता है, एक बंद परिपथ होता है। तो बंद कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है और खुली कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसी तरीके से बंद परिपथ मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए और खुला परिपथ मतलब जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। तो किसी बंद कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आया समझ में? और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है? और या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप देखिए ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर विद्युत जनरेटर भी कार्य करता है और ट्रांसफार्मर भी कार्य करता है। तो आया समझ में? तो नोट कर लीजिए। देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। लघु पथन किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि जब विद्युत वाला तार यानी विद्युतमय तार, मुख्य तार जो होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, मुख्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं। देखिए मेन तार और न्यूट्रल तार जब एक साथ संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट टाइप कुछ होता है। ऐसी परिस्थिति में विद्युत धारा अचानक बहुत अत्यधिक वोल्टेज के साथ या तो प्रवाहित होने लगती है या फिर बहना बंद हो जाती है। उसे लघु पतन कहते हैं। इससे बचने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही हाई वोल्टेज होता है जो फ्यूज है वो गल जाता है और जिससे विद्युत का प्रभाव रुक जाता है, ताकि हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट और हमारे घर में जो होने वाली हानि है वो बच जाती है। इसमें जो घरेलू परिपथ में मैंने आपको बताया कि धारा 220 वोल्ट की प्रवाहित की जाती है इसके अंदर, जिसको हम 220 वोल्ट का विभवांतर भी कहते हैं। तो लघु पतन का मतलब होता है कि जब मेन वायर और न्यूट्रल वायर मतलब मेन तार और उदासीन तार एक साथ संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसको अतिभारण भी कहते हैं। अतिभारण, देखिए अतिभारण आया समझ में? होता है। ऐसी परिस्थिति में विद्युत धारा अचानक बहुत तेजी से बहने लगती है, हाई वोल्टेज के साथ में बहती है, तो इसे ही हम लघु पतन कहते हैं। और इससे बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था लघु पतन। और ये पूरा अध्याय मैंने आपको बताया जिसमें विद्युत मोटर के बारे में बताया कि विद्युत मोटर वह डिस्ट मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद बताया कि चुंबक, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। इस प्रकार से ये पूरा अध्याय मैंने आपको बताया। अगर ये समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करना।